हेलो बेटा। बेटा वेलकम टू राजन सर के साइंस सूत्र। बेटा इस वीडियो में हम 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल लेके आए हैं। ये है सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि टर्म 2 सीबीएसई बोर्ड के जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनका टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल के महीने में, उसके लिए सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया है। तो हमने आपके लिए वो सारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है और उसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं और वो क्वेश्चन को हम कैसे आंसर करना है, हमने सारा सॉल्व करके आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटे सबसे पहले देखिए कि ये जो पेपर होगा हमारा, ये इसके मैक्सिमम मार्क्स जो 40 मार्क्स होंगे और हमें जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है। अभी इसकी जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है? ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। बेटे इसमें सारे क्वेश्चन हमने करने ही करने, लाजमी करने हैं। और ये क्वेश्चन जो पेपर होगा इसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, बी एंड सी। और 15 क्वेश्चन टोटल इस पेपर में होंगे और सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। जो सेक्शन ए होगा उसमें 7 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, मतलब कि सेक्शन ए जो है वो 14 मार्क्स का होगा बेटा। और सेक्शन बी जो है उसमें से 6 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के। इसका मतलब हुआ कि जो सेक्शन बी है वो 18 मार्क्स का होगा। ठीक है, 14 और 18 ये 32 मार्क्स हो गए। तो बाकी रहे 8 मार्क्स का जो काम है वो हमें सेक्शन सी में से पूछा जाएगा। तो इस तरीके से 40 मार्क्स का पेपर होगा। जो सेक्शन सी है इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन, वो भी केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों की वेटेज 4 मार्क्स ईच होगी। ठीक है बेटे। बाकी कुछ जगह पे हमें इंटरनल चॉइस भी गिवन है कुछ क्वेश्चंस में, तो हमने वो चॉइस का फ़ायदा उठाना है और उनमें से एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए जो कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उनमें पहला क्वेश्चन है द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट्स। यहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए हैं पी, क्यू, आर एंड एस और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 26, 281, 287, 288। आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स विद कार्बन। बेटे इन क्वेश्चन में से हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड कौन बना सकता है। अब बेटे यहाँ पे एक बात आप सीख लो कि कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं हमेशा नॉन मेटल के साथ बना सकती है। अब नॉन मेटल की क्या पहचान है? नॉन मेटल की बेसिकली मोटी मोटी ये पहचान है कि इसके आउटर शेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे या 6 होंगे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूँ, नॉन मेटल के आउटर शेल में 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए पी जो है इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नॉन मेटल है। और नॉन मेटल और कार्बन भी नॉन मेटल है, तो जो पी है वो कार्बन के साथ जब जुड़ेगी तो कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल है। इसी तरीके से आप आर की कॉन्फ़िगरेशन देखो, आर के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए ये भी नॉन मेटल हो गया। और ये आर भी कार्बन के साथ जब भी जुड़ेगी तो इससे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसलिए बेटे हमारे आंसर आ गए पी एंड आर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में एक सेकंड पार्ट है, बी पार्ट। द कार्बन रिएक्ट्स विद द एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड, गिव सुटेबल रीजन। कहते हैं कि जी कार्बन जो है ना वो एलिमेंट के साथ जुड़ के बहुत से कंपाउंड बना सकता है, उसके रीज़न बताइए। अभी रीज़न हम ऑलरेडी हमने बुक में भी पढ़ा था जब हम सिलेबस की तैयारी कर रहे थे। कार्बन बहुत ज़्यादा चीज़ें बना लेता है, उसके पीछे 2 ही कारण होते हैं। पहला कारण है कार्बन हैज़ टेट्रावैलेंसी, यानी कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है, जो 4 बॉन्ड बना सकती है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। और दूसरा हो गया पावर ऑफ कैटिनेशन। पावर ऑफ कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। भाई कार्बन में
सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, मतलब कार्बन और कार्बन्स के साथ जुड़ के लॉन्ग चेन बना सकता है और बहुत किस्म के कंपाउंड बना सकता है। ठीक है बेटे, तो जस्ट ये इसके आंसर थे और इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द डायग्राम बिलो शोज पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बेटे यहाँ पे हमें पीरियोडिक टेबल का एक डायग्राम गिवन है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हमें बताए गए हैं। जैसे एक तो ये W हो गया जी, एक Y और एक Z। अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ये। विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टूगेदर टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। इन तीनों में से कौन आपस में क्रिया करके कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो देखिए बड़ा आसान है। यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ तक का पीरियोडिक टेबल का जो हिस्सा होता है इसमें मेटल्स होती हैं। ठीक है, और ये वाला इधर वाला जो हिस्सा होता है इसमें नॉन मेटल्स होती हैं। अब कोवलेंट कंपाउंड नॉन मेटल जब आपस में जुड़ती है तो कोवलेंट कंपाउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों Y और Z जो हैं दोनों नॉन मेटल हैं और वो आपस में जुड़ के कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगी, इसलिए हमारा आंसर आ गया Y एंड Z। देन बी क्वेश्चन, between the two element W and Z which will have a bigger atomic radius and Y। इन दोनों में से W, एक तो ये W होगी और एक Z हो गया, इन दोनों में से किसका एटॉमिक जो साइज है वो बड़ा है। एटॉमिक रेडियस मींस एटॉमिक साइज किसका बड़ा है और क्यों है। एंड द आंसर इज W का साइज जो बड़ा है। क्यों बड़ा है उसका हमने रीज़न देना है। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। ये देखिए ये चौथे पीरियड में है, ये पीरियड नंबर 4 है और जो Z है वो पीरियड नंबर 2 में है, यानी Z में 2 शेल्स हैं, W में 4 शेल्स हैं। अब हमने पढ़ा है कि जिस किसी एटम में जितने ज़्यादा शेल्स होते हैं उसका साइज उतना बड़ा होता है, इसलिए W का साइज बिगर है। ओके बेटे, क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। Trace the path a male gamete takes to fertilize a female gamete after being released from the penis। बेटे हमने मेल गैमीट का पाथ बताना है कि फीमेल की बॉडी के अंदर जाने के बाद वो मेल गैमीट कहाँ से कहाँ तक जाता है। ठीक है जी, अब देखिए बड़ा सिंपल इसका आंसर है। तो सबसे पहला पार्ट मेल गैमीट कहाँ पे जाता है, वजाइना में। वजाइना के बाद दूसरा जो पार्ट है यूट्रस में जाता है और यूट्रस के बाद फैलोपियन ट्यूब्स में जाता है और उसके बाद हम कह सकते हैं कि जी फैलोपियन ट्यूब में जो ओवरी है उसके अंदर चला जाता है। तो जस्ट ये पाथ है, वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ए जाइगोट। एक जाइगोट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेट होते हैं वो हमने बताना है। तो बेटे बड़ा सिंपल सा आंसर है, जाइगोट हैज 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। जाइगोट में हमेशा क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं। अब ये 2 सेट कहाँ से आते हैं, एक सेट फादर से आता है और एक सेट जो है मदर से आता है। जैसे इंसान की अगर एग्जांपल ले लें, 23 क्रोमोसोम का एक सेट मदर से आता है और 23 क्रोमोसोम का दूसरा सेट फादर से आता है। इस तरीके से पूरे 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं, 2 सेट बन जाते हैं। इसको हम 2n भी कह सकते हैं, डिप्लॉयड सेल भी इनको बोला जाता है। ओके बेटे, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 4। राजेश ऑब्जर्व्ड ए पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन ए स्टेल पीस ऑफ ब्रेड। अब कोई लड़का है राजेश, उसने देखा कि उसकी ब्रेड के ऊपर ग्रीन ब्लैक कलर का पाउडर जैसी कोई चीज़ पैदा हो चुकी है, एक धब्बे से पड़ चुके हैं। अब हमने उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमसे ये पूछ लिया कि एक तो ये ग्रीन कलर का जो ग्रीन ब्लैक कलर का पाउडर बना है इसका नाम बता दें किस चीज़ के कारण बना है, और दूसरा उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का कौन सा तरीका है। ये 2 चीज़ें हमने बतानी है बेटे। तो आंसर है द ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन ए स्टेल पीस ऑफ ब्रेड इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड मोल्ड। जी हाँ,
तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आया है कि ये जो ग्रीनिश मास है ये ब्रेड मोल्ड के कारण हुआ है, एक किस्म की ये फंगस है और इसका जो टेक्निकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो है राइजोपस। ठीक है बेटे, राइजोपस आपने याद रखना है, ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस एक ही बात है। ओके। अब दूसरा हमसे पूछा था कि जी कौन से मेथड में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला जो ढंग है वो है स्पोर फॉर्मेशन। ओके बेटे, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। हमने राइजोपस का वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट बताना है। अभी ये कौन से पार्ट होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट होता है वो वाला पार्ट जिससे रिप्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है, तो राइजोपस की आपकी बुक में डायग्राम गिवन है, आपने देखा होगा। उसमें लंबे लंबे ब्रिक से धागों जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें हाइफे बोला जाता है, जिसे हम हाइफे कहते हैं। ठीक है, तो ये हाइफे होते हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये इसका वेजिटेटिव पार्ट है। और उन हाइफे ऐसे देखिए, मैं आपके लिए डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसे करके हाइफे हैं और उसके ऊपर एक राउंडेड शेप, एक नोब सी बनी हुई है। उस नोब, ये वाला जो नोब होता है ये वाला, तो ये होता है जी सेक्सुअल पार्ट। इसे हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। तो ये था स्पोरेंजिया और ये वाला हो गया हाइफे। सिंगुलर है, इसे हम हाइफा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जो स्पोरेंजिया है तो वो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। ठीक है बेटे, क्लियर हुआ? हाँ, तो बेटे उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ आ रहे होंगे। तो ये हमने, हमारा चैनल है राजन सर के साइंस सूत्र। बेटा मैं साइंस टीचर हूँ आपका, और मेरी कोशिश है कि आप बच्चों के लिए सीबीएसई या मेरे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं ऐसा कंटेंट तैयार करूं कि आप अच्छे से साइंस पढ़ सकें, समझ सकें और एग्ज़ाम में स्कोरिंग कर सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे भी पेज है हमारा, वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें बेटे। चलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। मस्टर्ड वाज ग्रोइंग इन टू फील्ड्स। बेटे किसी फील्ड, दो फील्ड्स में, दो खेतों में, ए और बी, उनमें मस्टर्ड बीजा गया है। मस्टर्ड मीन्स सरसों। ओके, वाइल फील्ड ए प्रोड्यूस्ड ब्राउन कलर्ड सीड्स, फील्ड बी प्रोड्यूस्ड येलो कलर्ड सीड। देखिए हम लिख लेते हैं, एक फील्ड ए हो गया और एक फील्ड बी हो गया। फील्ड ए में जो ब्राउन कलर का ब्राउन सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं सरसों के, और फील्ड बी में येलो सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, it was observed that in field A, offspring showed only parental traits for consecutive generation, whereas in field B, majority of the offspring showed a variation in the progeny. ये देखा गया कि फील्ड ए ने कोई वेरिएशन शो नहीं की, क्योंकि जो पेरेंट्स के गुण थे वो ही आगे प्लांट्स में जा रहे हैं, जबकि फील्ड बी में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिली है। ओके, न्यू प्रोजनी में। व्हाट आर द प्रोबेबल रीज़न फॉर दिस? इसके रीज़न क्या है? तो आंसर ये है बेटे कि फील्ड ए में पेरेंटल ट्रेट शो हो रहे हैं लगातार अगली जनरेशन्स में। उसका रीज़न ये है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन। और जब भी सेल्फ पॉलिनेशन होती है तो उसमें वेरिएशन बहुत कम आती है। ठीक है जी। अब जबकि फील्ड बी में इन्होंने बोला है कि जी वेरिएशन हो रही है, तो वेरिएशन इज सीन टू अकर बिकॉज ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स एज क्रॉस पॉलिनेशन इज टेकिंग प्लेस। तो इसका रीज़न ये है कि इसमें जीन्स का रिकम्बिनेशन हो रहा है, जीन आपस में अलग अलग तरीके से जुड़ रहे हैं और नए गुण पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है। ठीक है बेटे, तो ये आंसर था कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है। अब इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है। In an asexually reproducing species, if a trait X exists in 5% of the population and trait Y exists in 70% of the same population, which of the two trait is likely to have arisen earlier? Give reason. अब बोल रहे हैं कि कोई asexually reproducing species है, उसमें कोई नया गुण पैदा हुआ है, सिर्फ 5% पॉपुलेशन में पैदा हुआ है, जबकि एक और गुण पैदा हुआ है ट्रेट वाई,
वो 70% पॉपुलेशन में पैदा हो चुका है। तो इस बेस पे कि एक गुण 5% पैदा हुआ है, दूसरा 70%, क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा गुण पहले पैदा हुआ है? ठीक है जी। तो आंसर है trait Y which exists in 70% of the population is likely to have arisen earlier because in asexual reproduction identical copies of DNA are produced and variation do not occur. New traits come in population due to sudden mutation and then are inherited. 70% of population with trait Y is likely to have been replicating that trait for a longer period than 5% of population with trait X. इसमें ये बताया गया है कि जी देखिए यूजुअली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें कोई गुण जल्दी जल्दी तो पैदा होता नहीं क्योंकि उसमें वेरिएशन नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आप बोल रहे हो कि एक कोई गुण पैदा हुआ है, एक 5% पैदा हुआ है, एक 70% पैदा हुआ है, तो जो 70% वाला गुण है उसे पैदा होने के लिए ज़्यादा टाइम लगा होगा, वो ज़्यादा जनरेशन टू जनरेशन वो गुण पास हुआ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 70% वाला जो गुण है वो पहले से पैदा हो चुका है एज कम्पेयर टू 5% वाले की। ठीक है बेटे। बेटे अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप चाहते हो कि आपको ना प्रिंटेड मटेरियल भी चाहिए, तो इसकी जो पीडीएफ है ये जिसकी मैंने वीडियो बनाई है, तो उस पीडीएफ का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जब जाओगे तो वहाँ से आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड कर लेना और आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा। आपको अपने एग्ज़ाम में की तैयारी करने में आसानी रहेगी। ठीक है जी। ओके, now the next question is a simple motor is made in a school lab. A coil of wire is mounted on an axle between the poles of a horseshoe magnet as illustrated. अब देखिए बेटे यहाँ पे ये मैग्नेट हो गया, इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और इस मैग्नेट के बीच में ये वाली कॉइल लिख रख दी है इन्होंने ABCD, रेक्टेंगुलर कॉइल है ये रख दी है। ठीक है, अब इसमें से करंट गुजारा है ये बैटरी के थ्रू। In the example above, coil ABCD is horizontal and the battery is connected as shown. Okay जी, ये हमारी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या है? For this position state the direction of force on arm AB. हमने ये बताना है कि ये वाला जो साइड है इस पे फोर्स तो लगेगी लेकिन कौन सी दिशा में लगेगी? तो आंसर है इसमें बेटे डाउनवर्ड दिशा में फोर्स लगेगी, यानी कि ये वाला हिस्सा है जो नीचे की तरफ जाएगा और CD वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डज द करंट इन द आर्म BC नॉट कंट्रीब्यूट टू द टर्निंग फोर्स ऑन द कॉइल। ये बोल रहे हैं कि ये वाली जो साइड है ना इसका कॉइल को घुमाने में कोई योगदान नहीं होता। क्यों नहीं होता वो हमने बताना है। ठीक है, देखिए बिकॉज BC इज इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। उसका रीज़न ये है बेटे BC इस देखिए इस डायरेक्शन में जा रही है BC, यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो ये BC की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। इधर मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ है और ये वाला साउथ है। जब दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उसमें फोर्स मिनिमम से मिनिमम प्रोड्यूस होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है फोर्स इज मिनिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर इज सेम एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। BC will not contribute as the force on this part of the coil will be cancelled by the force on DA। तो BC का कंट्रीब्यूशन इसीलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है और दूसरा रीज़न ये है कि जो DA वाली साइड है ये वाली साइड ये BC की फोर्स को कैंसिल कर देगी। ओके बेटे, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन A circuit contains a battery, a variable resistor, and a solenoid. The figure shown below is the magnetic field pattern produced by the current in the solenoid. बेटे यहाँ पे हमें एक solenoid given है। solenoid क्या होता है? एक स्प्रिंग शेप जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम solenoid बोलते हैं। उस स्प्रिंग के साथ हमने बैटरी लगा दी, स्विच लगा दी, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे रियोस्टेट लगा दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दी। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है? State how the magnetic field pattern indicate region where the magnetic field is stronger। बेटे यहाँ पे हमें मैग्नेटिक लाइंस गिवन है तो हमने बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है।
तो बेटे मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है जहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस के बीच में दूरी कम से कम होती है। अब आप यहाँ पे देखो, ये वाली लाइंस है, इनमें डिस्टेंस कम है। यहाँ पे देखोगे ये वाली लाइंस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये वाली लाइंस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे, यहाँ ये वाले पोर्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड कम है, लेकिन ये वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। ठीक है बेटे, समझ में आया आपको? अब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो वहीं पे मैग्नेट स्ट्रांग बनेगा। तो आंसर है relative closeness of field line indicate the strength of magnetic field. Since magnetic lines are crowded around the ends of the solenoid, hence these are the regions of strongest magnetism. बोल रहे हैं कि जी मैग्नेटिक लाइंस ये एंड्स पे काफ़ी क्लोज हैं, इसलिए जो इसके सोलेनॉइड के एंड्स हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड। अगर हम यहाँ पे बैटरी के कनेक्शन को रिवर्स कर दें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में क्या असर पड़ेगा? तो यहाँ पे असर पड़ेगा बेटे, जो इसका एरो है, डायरेक्शन देखिए आप, है ना, ये इसकी अगर हम बैटरी के डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। द आंसर इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल आल्सो बी रिवर्स्ड। ओके, क्लियर बेटे? Now seventh question is, DDT was sprayed in a lake to regulate breeding of mosquitoes. How would it affect the trophic levels in the falling food chain associated with the lake? Justify your answer. कह रहे हैं कि जी किसी लेक के सराउंडिंग में हमने DDT की स्प्रे कर दी है। अब जो DDT है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी ख़त्म तो होता नहीं, नष्ट तो होता नहीं, लेकिन ये ना प्लांट्स के अंदर जा चला जाता है, और जब उस प्लांट्स को दूसरे एनिमल्स खाते हैं तो उसके अंदर चला जाता है। इस तरीके से डीडीटी की जो क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन है, दूसरे जीव जंतुओं में बढ़ती चली जाती है। अब जैसे यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है, इक्वेटिक इन्वायरमेंट, हमने पानी के ऊपर, लेक के ऊपर डीडीटी छिड़क दी। अब वो डीडीटी चलेगी प्लैंकटन के अंदर। प्लैंकटन क्या होते हैं? छोटे छोटे पौधे, उसके अंदर चलेगी जी। अब उन पौधों को खा के छोटी मोटी मछली, स्मॉल फिश, तो डीडीटी वहाँ पे चलेगी। जब स्मॉल फिश में गई तो इसकी क्वांटिटी डे बाय डे, क्योंकि स्मॉल फिश ना पौधों को खाती रहती है, प्लैंकटन्स को खाती रहती है, तो इसके अंदर डीडीटी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। अब स्मॉल फिश को खा गई लार्ज फिश, तो उसकी क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और लार्ज फिश को अल्टीमेटली हॉक जो है वो खा जाता है, तो सबसे ज़्यादा डीडीटी हॉक में मिलेगी आपको। ठीक है, देखिए आंसर देखिए, DDT being a non-biodegradable pesticide will enter the food chain from the first trophic level plankton। कह रहे हैं कि जी DDT सबसे पहले प्लैंकटन के अंदर एंटर हो जाएगी, पौधों के अंदर एंटर हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड accumulate progressively at each trophic level. This phenomenon is known as बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। उसके बाद डीडीटी की जो क्वांटिटी है हर एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर बढ़ती चली जाएगी, और इस चीज़ को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देन द थर्ड पॉइंट इज, हॉक विल हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ पेस्टिसाइड। तो इन सभी जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा जो डीडीटी की मात्रा पाई जाएगी वो हॉक के अंदर पाई जाएगी, क्योंकि ये टॉप कार्निवोर्स है, इस फूड चेन के सबसे ऊपर है, और ऊपर वाले ऑर्गेनिज्म में पेस्टिसाइड ज़्यादा पाया जाता है। ओके बेटे। अब जो जो सेवन्थ क्वेश्चन था, इसमें हमने एक चॉइस गिवन है, ऑप्शन गिवन है, हम चाहें तो ये दूसरे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। In the falling food chain, vertical arrow indicate the energy lost to the environment and horizontal rows indicate energy transfer to the next trophic level। इस डायग्राम में बेटे जो वर्टिकल एरो हैं ऊपर की तरफ, उनका मतलब है कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी इन्वायरमेंट में जा रही है। और ये हॉरिजॉन्टल जो एरोज हैं, इनका मतलब है कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। आपको पता ही है कि हर एक लेवल पे जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो 90% एनर्जी लॉस हो जाती होती है या यूज़ हो जाती है, और केवल 10% एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होती है। ओके जी, हाँ, एंड
Which one of the three vertical arrows A, C, E and which one of the two horizontal arrow B and D will represent more energy transfer? हमें ये पूछा गया है A, C और E में से तीनों में से लॉस तो हो रहा है एनर्जी का, लेकिन किस में ज़्यादा लॉस होगा बेटे? इसका आंसर है ए विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर एज कंपेयर टू सी एंड ई। तो इसका आंसर आ गया हमारा ए में से एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा सी और ई के कंपैरेटिवली। कारण ये है कि हम 10% लॉ के अकॉर्डिंगली पौधों में एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी वहीं से ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, बी विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर्ड एज कंपेयर टू डी। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं कि बी और डी में से ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र किस में होगा? तो आंसर है जी बी में होगा। क्यों? फिर वही बात आ गई, 10% लॉ के अकॉर्डिंगली पौधों में एनर्जी ज़्यादा होती है और ज़्यादा एनर्जी का 10% हिस्सा भी ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि पौधों में 100 जूल एनर्जी थी, तो ये डियर में चली गई 10 जूल, क्योंकि 100 जूल का 10% 10 जूल होता है। अब जब डियर को टाइगर खा गया तो उसका भी 10% कर लीजिए, 10 जूल का 10% यानी कि टाइगर में सिर्फ 1 जूल एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो पाई। तो इस हिसाब से तो जो बी एरो है उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र ज़्यादा हो रहा है। ओके, द रीज़न अब पढ़ लेते हैं। व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरनमेंट। सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन एंड इन डूइंग वर्क and the rest goes toward growth and reproduction. An average of 10% of food eaten is made available for the next level of consumer. Thus, loss of energy takes place at every trophic level in accordance with 10% law of transfer of energy in a food chain. Only 10% energy available at one trophic level is transferred to the नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो जो बातें हमने पहले डिस्कस की थी वही यहाँ पे सारी बताई गई हैं। बेटे अगर आपको ये चीज़ रिटन फॉर्म में चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो उसका लिंक मैंने नीचे आपके लिए रख दिया है। आप लिंक पे क्लिक करोगे तो ये फाइल आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप टीचर भी हैं और अपने बच्चों को ये मटेरियल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वहाँ से आप डाउनलोड करें, बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि आपके बच्चे एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएं। तो यहाँ तक हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 14 मार्क्स का पेपर हमने डिस्कस कर लिया। अभी हमारा सेक्शन बी जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है राजन सर के साइंस सूत्र, उसको सब्सक्राइब करें। और हमारा फेसबुक पे भी पेज बना हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और हमारी इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यही हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन रहेगी। इससे मुझे ये लगेगा कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे इस मोटिवेशन से मैं और अच्छा काम कर पाऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सहायता दे पाऊँगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ चूज एन एलिमेंट फ्रॉम पीरियड 3 of modern periodic table that matches the description given below in each instance. Give reason for your choice. कह रहे हैं कि जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड 3 के जो एलिमेंट हैं उनमें से हमने एक आंसर चूज़ करके आप बताना है। इन्होंने कोई हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उस हिसाब से हमने आंसर चूज़ करना है। अब बेटे यहाँ पे याद रखना कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट 11 से लेके एलिमेंट 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे थर्ड पीरियड में पाए जाते हैं, यानी कि सोडियम से लेके आर्गन तक के एलिमेंट्स थर्ड पीरियड में पाए जाते हैं। उन्हीं में से जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इट हैज़ ए सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड। इनमें से कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी स्ट्रक्चर डायमंड के साथ मिलती जुलती है। तो वो कौन सा है बेटे? वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो ये कार्बन जैसे होता है। जैसे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन 2,8,4 है। तो डायमंड वैसे हमें तो पता है कि वो कार्बन से बना हुआ होता है, लेकिन सिलिकॉन की स्ट्रक्चर भी डायमंड जैसी होती है, क्योंकि इसके आउटर शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। तो पहला आंसर आ गया जी हमारा सिलिकॉन। दूसरा है, इट हैज़ सेम वैलेंसी एज लिथियम। कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी लिथियम से मिलती जुलती है, तो उसका आंसर है जी सोडियम। देखिए, अब जो लिथियम है
इसका अटोमिक नंबर 3, सोडियम का अटोमिक नंबर 11, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 21, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 281। अब देखिए इसकी वैलेंसी भी 1 होगी, ये भी वैलेंसी 1 होगी, तो आंसर इज सोडियम। थर्ड इज इट हैज़ वेरिएबल वैलेंसी एंड इट इज़ द मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। अब जो हमने एलिमेंट बताना है उसकी वैलेंसी वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स एक वैलेंसी नहीं है, एक से ज़्यादा वैलेंसी हैं और वो ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है। तो वो कौन सी चीज़ है बेटे? वो है सल्फ़र। अब देखिए ऑक्सीजन, अब अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे कि ऑक्सीजन के बिल्कुल नीचे सल्फर मिलेगा आपको। ऑक्सीजन का अटोमिक नंबर 8 होता है, सल्फर का अटोमिक नंबर 16 होता है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी तो फिक्स है जी, 2 है, लेकिन सल्फर की वैलेंसी है जो वेरिएबल है, इसकी वैलेंसी 4 भी हो सकती है और इसकी वैलेंसी 6 भी हो सकती है। जैसे SO2 कंपाउंड है, इसमें सल्फर की वैलेंसी 4 है और SO3 कंपाउंड में इसकी वैलेंसी 6 है। ओके बेटे, clear? Now the next question is, how many isomers are possible for the compound with molecular formula C4H8? C4H8 के कितने आइसोमर हो सकते हैं, कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं? तो पहला आंसर है कि 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। ये हमने आंसर दे दिया कि जी इसके 4 आइसोमर बन सकते हैं। ठीक है जी। फिर बाद में कह रहे हैं कि जी ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच्ड चेन आइसोमर, इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना दीजिए। तो यहाँ पे बेटे हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दी। हमने 3 कार्बन सीधे ले लिए, एक नीचे ब्रांच की फॉर्म में शो कर दिया। ठीक है। अब इसको ब्रांचिंग करने के लिए हमने क्या किया, देखिए कार्बन की सराउंडिंग में ना 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सेंटर वाले कार्बन का इस वाले कार्बन से, नीचे वाले कार्बन से हमने सिंगल बॉन्ड बना देना है, लेकिन ये वाले कार्बन से हमने डबल बॉन्ड बना देना है। यानी कि ये स्ट्रक्चर जो होगी वो ब्यूटीन की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है। अब इस कार्बन में के सराउंडिंग में 4 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सॉरी मैं कार्बन बोल गया, इलेक्ट्रॉन बोलना था मुझे। तो अब ये सारे एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेंगे ऐसे, यहाँ पे भी एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हो जाएगी ताकि ये इनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। अब इसकी मैं ज़्यादा डिटेल आपसे इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि आप ये सारी चीज़ें अपनी बुक में पढ़ चुके हैं। ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनते हैं। ठीक है जी। तो ऐसी स्ट्रक्चर होगी, ये ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर वाला आइसोमर हमने तैयार कर दिया। ओके। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ विल यू प्रूव दैट C4H8 एंड C5H10 आर होमोलोग्स? आप कैसे बताओगे कि ये दोनों चीज़ें होमोलोग्स हैं? होमोलोग क्या होता है? हमने क्या बताना है कि ये दोनों होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर हैं। अब होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर होने के लिए बेटे कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम होते हैं। वो पहला नियम क्या होता है कि उनमें CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, द डिफरेंस CH2। तो देखिए C4H8 और C5H10 में, अब देखिए यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है, एक कार्बन बढ़ गया, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो इनमें CH2 का डिफरेंस क्रिएट हो गया। दूसरा है, इनमें 14 यूनिट का मास का डिफरेंस होता है। देखिए कैसे, कार्बन का मास 12 प्लस हाइड्रोजन एक का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो उनका मास 2 हो गया। इस तरह इनमें 14 AMU का डिफरेंस हो गया, ये भी सही हो गया। तीसरा कंडीशन ये होती है होमोलोगस सीरीज में कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। अब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये कौन से फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं? अल्कीन फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों आपस में होमोलॉग्स हैं। ओके बेटे, क्लियर? अब ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, इसमें हमें चॉइस गिवन थी, तो अगर आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता था तो हम नीचे वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। अ कार्बन कंपाउंड ए हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 156 K एंड बॉइलिंग पॉइंट 351 K with molecular formula C2H6O is soluble in water in all proportion। कह रही है कि जी कोई कंपाउंड ए है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 156 के और बॉइलिंग पॉइंट 351 की है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है और ये चीज़ पानी में सॉल्युबल है। ठीक है। अब हमने बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी में सॉल्युबल है और जिसमें ये वाले गिवन गुण हो। तो वो चीज़ है बेटे इथानॉल।
ठीक है। अब इथानॉल का रियल फार्मूला क्या है, C2H6OH। अगर आप देखें ये वाले फार्मूले और ये वाले फार्मूले में फ़र्क नहीं है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 दिए थे, हमने उनको डिवाइड करके लिख दिया, एक 5 लिख दी, एक हाइड्रोजन अलग से लिख दी, तो ये 6 हो गए, एक ऑक्सीजन है, तो ये इथानॉल है। फिर बाद में इन्होंने पूछा आइडेंटिफाई ए एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कंपाउंड के ये इथानॉल है, अब इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने हेडिंग बना के दे देनी है। तो ये रही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन प्रोवाइडेड है। आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी 2 होमोलॉग्स ऑफ ए। अब हमने ये इथानॉल के कि कोई भी 2 होमोलॉग्स के फार्मूले दे देने हैं। होमोलॉग का मतलब उसके फैमिली मेंबर्स के नाम फार्मूले और नेम दे देने हैं। ठीक है जी। तो देखो इथानॉल सेकंड मेंबर है अपनी फैमिली में, इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो मीथानॉल है। मीथानॉल का फार्मूला CH3OH। और इस फैमिली में जो थर्ड मेंबर है वो प्रोपानॉल है, उसका फार्मूला C3H7OH होता है। तो ये हमने आप आंसर दे दिए। ओके बेटे, नाउ 10th क्वेश्चन इज 2 pea plants, one with the round yellow seeds, capital R, capital R, capital Y, capital Y, and another with the wrinkled green seed, small r, small r, small y, small y, produce F1 progeny that have round yellow capital R, small r, capital Y, small y seeds। तो ये हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में इन्होंने बता दिया है कि जी पी प्लांट है, ठीक है, वो एक तो प्योर डोमिनेंट है, एक प्योर रिसेसिव है। उसमें से F1 जनरेशन जो है उसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव जीन आ गया, तो ये F1 जनरेशन तैयार हो गई। When F1 plants are self pollinated, which new combination of character is expected in F2 progeny? जब ये F1 प्रोजनी वाले जो प्लांट्स थे उनकी क्रॉसिंग की गई, सेल्फ पॉलिनेशन की गई, तो उससे F2 जनरेशन प्रोड्यूस हुई। आपने इन्होंने मुझसे ये हमसे ये पूछा है कि इसमें न्यू कॉम्बिनेशन वाले करेक्टरिस्टिक्स कौन से प्रोड्यूस होंगे और कितनी रेशो में। अगर टोटल 160 बीज पैदा हुए हैं तो कितनी रेशो में प्रोड्यूस होंगे। अब देखिए हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा हुआ है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है जी। तो हमने उसकी जो रेशो है वो हमने डिस्कस की थी 9:3:3:1। ये 9 कौन से होते हैं, जो प्योर डोमिनेंट होते हैं वो 9 की रेशो में होते हैं, यानी कि राउंड एंड येलो। तो इसमें राउंड येलो जो इनिशियली हमने प्लांट लिए थे राउंड येलो है, वो 9 की रेशो में प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और जो रिंकल्ड ग्रीन है, रिंकल्ड ग्रीन, ये 1 है, ये वाला, ठीक है। अब जो 3:3 है ये क्या है, ये नए गुण पैदा हो गए प्लांट्स में। कौन कौन से नए गुण पैदा हो गए, एक तो राउंड ग्रीन, दूसरा रिंकल्ड येलो, ठीक है जी। राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो ये 3:3 में पाए गए हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास टोटल 16 सीड्स हैं, उनमें से 9 सीड्स होंगे जो राउंड येलो होंगे, 3 सीड्स होंगे जो राउंड ग्रीन होंगे, 3 सीड्स होंगे जो रिंकल्ड येलो होंगे, और एक सीड ऐसा प्रोड्यूस होगा जो रिंकल्ड ग्रीन होगा। तो अगर 16 है तो उसमें ये क्वांटिटी आ गई, लेकिन इन्होंने बता दिया कि जी 160 हैं, 160 हैं तो इनके साथ भी 0 लगा दो। 90 ऐसे हैं जो राउंड येलो है, 30 ऐसे हैं जो राउंड ग्रीन हैं, और 30 ऐसे हैं जो रिंकल्ड येलो हैं, और 10 ऐसे हैं जो कि रिंकल्ड ग्रीन हैं। तो हमारा आंसर ये वाला आ गया, राउंड ग्रीन 30, रिंकल्ड येलो 30। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न है न्यू कॉम्बिनेशन आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप एंड सीड कलर ट्रेट। ओके बेटे, अंडरस्टूड। तो ये बायो का क्वेश्चन था, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स में से पूछा गया है। इसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं।
It would cost a man rupees 3.50 to buy 1 kilowatt hour of electrical energy from the main electricity board. अब हमें यहाँ पे 1 किलोवाट आवर का रेट बता दिया, एक यूनिट का रेट बता दिया, 3.5 रुपये में कोई बंदा बिजली का एक यूनिट खरीद रहा है। His जनरेटर हैज़ मैक्सिमम पावर ऑफ 2 किलोवाट। अब उसके पास एक जनरेटर है जिसकी पावर 2 किलोवाट है। द जनरेटर प्रोड्यूस एनर्जी एट द मैक्सिमम पावर ऑफ 3 आवर्स। ठीक है, तो ये जनरेटर जो है 3 घंटे में मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर रहा है। कैलकुलेट हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू बाय सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अगर जितनी एनर्जी ये जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है उतनी ही एनर्जी उसने बिजली बोर्ड से ख़रीदनी हो तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। बेटे इसमें हम क्या करेंगे, हमें देखिए एक तो कौन कौन सी चीज़ें गिवन हैं वो देख लीजिए। एक तो में पावर गिवन है, पावर कितनी है जी, हैं जी, पावर है 2 किलोवाट, हमने 2 किलोवाट पावर जनरेट करनी है। दूसरा में टाइम गिवन है, कितने घंटे के लिए ये प्रोड्यूस करनी है, 3 आवर्स। तो इससे हम एनर्जी प्रोड्यूस का फार्मूला लगा देंगे, E इज इक्वल टू पी इंटू टी। तो ई पी इंटू टी यानी 3 इंटू 2, कितना आंसर आ गया, 6 किलोवाट आवर। तो इससे हमें पता चल गया कि जी 6 किलोवाट आवर यानी कि 6 यूनिट जनरेटर ने प्रोड्यूस किए। अब अगर जनरेटर की जगह यही 6 यूनिट उसने बिजली बोर्ड से ख़रीदने होते तो 1 यूनिट का रेट 3.5 रुपये है, तो 6 यूनिट का रेट कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 रुपये आ गया। ओके बेटे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट बॉयल्स वाटर इन इलेक्ट्रिक कैटल फॉर 20 मिनट्स। कोई बच्चा इलेक्ट्रिक कैटल में पानी को उबाल रहा है 20 मिनट के लिए। यूजिंग द सेम मेन सप्लाई ही वांट्स टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम ऑफ वाटर। अब वो बच्चा चाहता है कि पानी का उबलने का जो समय था वो 20 मिनट से कम हो जाए। टू डू सो शुड ही इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट। ऐसा करने के लिए अब आप ये बताओ कि जो हीटिंग एलिमेंट है जिससे वो गर्म कर रहा है उसकी लेंथ को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। ठीक है जी, देखिए टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम यूजिंग द सेम मेन सप्लाई रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन शुड बी लार्ज। अब ये कॉमन सेंस है, अगर हमने पानी को जल्दी उबालना है इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होनी चाहिए। ठीक है, अब हीट का यहाँ पे हमने फार्मूला लगा देना है, पावर इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर। ठीक है जी, रेजिस्टेंस के साथ पावर का रिलेशनशिप समझ रहे हैं हम। अब इसमें v तो कांस्टेंट है तो इसके चेंज होने से कोई ये चेंज नहीं हो सकती, तो चेंज क्या होता है, r। रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे लिखा हो ना हीटिंग एलिमेंट की लेंथ को बढ़ाएं या कम करें। जब लेंथ को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। और रजिस्टेंस अगर हम देखिए, रजिस्टेंस और पावर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, मतलब रजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए तो पावर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, रजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए लेंथ को भी डिक्रीज करना है, क्योंकि रजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर रजिस्टेंस डिक्रीज करनी है तो लेंथ को डिक्रीज कर दो, लेंथ डिक्रीज कर दोगे रजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो करंट का फ्लो बढ़ जाएगा, तो उससे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके बेटे, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 11 इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the given circuit if the current reading in ammeter a is 2A, what would be the value of R1। इस सर्किट में बोल रहे हैं कि अगर 2 एम्पियर का करंट गुजर रहा है तो R1 की वैल्यू कितनी होगी। तो ये एक न्यूमेरिकल है बेटे। अब इसको देखिए, अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ रजिस्टेंस हैं, ये 6 ओम है, 6 ओम है, और ये 3 रजिस्टेंस ये वाली है 5 ओम, 10 ओम एंड R1। जो 5 ओम, 10 ओम एंड R1 है ये एक दूसरे से पैरेलल में लगी हुई हैं। अगर हम पहले इनका रिज़ल्ट पता कर लें तो ये 6 ओम के साथ सीरीज़ में हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। वैसे भी ये फार्मूला आप याद रखें, जब भी हमने ऐसी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो दूर वाली रेजिस्टेंस पहले पता करते हैं। तो यहाँ दूर वाली ये 3 है, तीनों को हम पहले कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पैरेलल में अगर हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो, रेजिस्टेंस इन पैरेलल,
तो तीनों रजिस्टेंस को हम इन्वर्स में लेंगे। पहली रजिस्टेंस R1 1/5 प्लस R2 1/10 प्लस R3 मीन्स 1/R1। तो पहले हम ये 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। ये आ गया 10, तो 2 + 1 ओके प्लस 1/R1। तो ये आ गया बेटे 3/10 प्लस 1/R1। ये 1/RP की वैल्यू आ गई। अगर हम इसमें से RP को फाइंड आउट करें तो ये इसका भी हम इन्वर्स कर देंगे। ठीक है जी। अब इन्वर्स करके हम लिख सकते हैं कि 10/3 प्लस R1/1। ओके ठीक है बेटे, क्लियर हुआ आपको? ओके, तो इसको क्या, सॉरी बेटे, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हम अलग तरीके से करते हैं। दोबारा स्टेप लेके चलते हैं वहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या करना है कि 10 और R इनका भी एलसीएम ले लेना है। तो इसका एलसीएम आ गया 10R1। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3R1 प्लस 10 ये आ जाएगा 1/RP की वैल्यू। अगर इसमें से हम RP की वैल्यू पता करें तो वो आ गई 10R1/3R1 प्लस 10। तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है। अब ये जो रजिस्टेंस थी हमारे पास, ये सिर्फ पैरेलल रजिस्टेंस की वैल्यू आई है। जब हमने ये पैरेलल रजिस्टेंस फाइंड आउट कर दी तो ये हमारा एक नए तरीके से सर्किट हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। कैसे, मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे वोल्टेज है वो 30 वोल्ट है और करंट जो है हमारा वो 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है। पहली रजिस्टेंस यहाँ पे 6 ओम है। ठीक है, नीचे वाली रजिस्टेंस ये भी 6 ओम है। अब जो तीनों रजिस्टेंस हमने सॉल्व किए हैं, आप इमेजिन करो कि उन तीन की जगह एक रजिस्टेंस बन चुकी है जो कि सीरीज़ में लगी हुई है। और इस एक रजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 10R1/3R1 प्लस 10 है। ओके, प्लस 10। तो ये तीनों रजिस्टेंस अब सीरीज़ में लग गई हैं। तो जब सीरीज़ में लग गई हैं, अब हमने इसका आर इक्विवेलेंट या आर एस पता कर लेना है। सीरीज़ में पता करने के लिए 6 ओम प्लस 6 ओम, 6 प्लस 6 प्लस 10R1 डिवाइडेड बाय 3R1 प्लस 10, इसको ऐसे सॉल्व कर लेना है। 6 प्लस 6 ये आ गया 12 प्लस 10R1 डिवाइडेड बाय 3R1 प्लस 10। ठीक है बेटे, तो ये आर एस के इक्विवेलेंट है, या इसको आर ई क्यू भी हम लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस, टोटल रजिस्टेंस। अब हम देखते हैं कि इस सर्किट की टोटल रजिस्टेंस कितनी है। ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। इसमें आर पता करना है तो V/I। अब हमें टोटल वोल्टेज यहाँ पे दी हुई है, इन्होंने 30 वोल्ट दी हुई है, 30 और करंट 2। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टेंस आ गई 15 ओम। तो यहाँ 15 ओम का निशान लगा लेते हैं हम। अब हमने हमें पता है कि इस सर्किट की टोटल रजिस्टेंस 15 ओम है। तो ये रजिस्टेंस की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे किया हुआ है, देखिए आपके लिए मैं कर देता हूँ। इस इक्वेशन को देखें, 12 प्लस 10R1 डिवाइडेड बाई 3R1 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 ओम। ओके, अब इस 12 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो -12 ये 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, अभी 10R1, ये 3R प्लस 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे देते हैं हम। 3 ओम 3R प्लस 10। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9R1 प्लस 30, इधर 10R1 था। 9R1 को 10R1 में से माइनस कर दें इक्वल टू 30 ओम, यानी जो R1 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 ओम। सो आवर आंसर इज 30 ओम। ओके बेटे, क्लियर। आप इसको दोबारा से चेक कर सकते हो या फिर रिटन में आप प्रिंट निकाल लो और खुद समझ सकते हो। ओके बेटे, अब ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट
एंड फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। हमें एक सर्किट गिवन है, उसकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, देन टोटल करंट भी फाइंड आउट करना है। हमें गिवन वैल्यू है वोल्टेज 24 वोल्ट है और कुछ रेजिस्टेंस है R1 7 ओम, R2 10 ओम, देन R3 6 ओम, R4 4 ओम। ठीक है, तो बेटे हमने क्या करना है, पहले ये जो दोनों रेजिस्टेंस है सीरीज़ में लगी हुई, हमने इन दोनों को R3 और R4 को ऐड कर लेना है, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है 6 + 4, ये जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 ओम। और हम डायग्राम को रीड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए रीड्रॉ करके यहाँ पे हमने एक ही रेजिस्टेंस शो कर दी, R5 = 10 ओम। अब ये वाली 10 ओम और ये वाली 10 ओम एक दूसरे के पैरेलल होगी, तो पैरेलल होगी। अब दोबारा से इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, पैरेलल वाला फार्मूला लगाएंगे, तो जो भी रेजिस्टेंस होगी उसको हमने नाम दे दिया R6। तो 1/R6 = 1/10 + 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो R6 की वैल्यू 5 ओम आ जाएगी। अब हमने ये दोनों रेजिस्टेंस की जगह पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे शो कर दी 5 ओम। अब 5 ओम और 7 ओम एक दूसरे से ये सीरीज़ में है, और सीरीज़ में है, अगर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो सिंपली इनको ऐड कर देंगे और 12 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सर्किट की वोल्टेज तो 24 वोल्ट आ गई और टोटल रेजिस्टेंस जो है 12 ओम आ गई। ठीक है, अब हमने पता करना था आई के लिए V/R यानी 24/12। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। ओके बेटे, क्लियर। तो ये केस स्टडी, हमें 2 केस स्टडी दी हैं, ये 4 मार्क्स की हैं। इनमें से एक फिजिक्स की आएगी और जो दूसरी जो केस स्टडी जो है वो हमें केमिस्ट्री में से पूछी जाएगी। ठीक है, केमिस्ट्री नो सॉरी, तो ये बायो में से है। ओके, कॉमन है ये टॉपिक केमिस्ट्री और बायो का। गैस ए फाउंड इन द अपर लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर इज डेडली पॉइजन, व्हाट इज असेंशियल फॉर द बट इट इज़ असेंशियल फॉर द लिविंग बींग्स। कोई गैस है एटमॉस्फेयर में है, बहुत पॉइजनस है, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। द अमाउंट ऑफ दिस गैस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग शार्पली इन द 1980s। ये गैस 1980 में बड़ी तेज़ी से इसमें गिरावट आई, ये कम हुई है। ये कौन सी गैस है, आइडेंटिफाई कीजिए। हाउ इज़ इट फॉर्म्ड, ये कैसे बनी एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर में कैसे बनी हमने ये भी बताना है। ठीक है, तो बेटे ये वाली गैस कौन सी आप समझ चुके होंगे, ये ओजोन गैस है और ये हायर लेवल में बनती है जब सूरज की धूप यूवी रेडिएशन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती हैं। तो जैसे यहाँ पे O2 है मॉलिक्यूल हवा में, जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ये ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाते हैं, टूट के अलग हो जाते हैं। फिर जो टूटा हुआ ऑक्सीजन है इसे हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन बहुत एक्टिव होता है, तो ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के O3 बना देता है। तो इस तरीके से ओजोन जो फॉर्मेशन है हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई इज़ इट असेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ये सारी लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ओजोन प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। उसका रीज़न ये है जी, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है, जिससे हमें अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज धरती तक पहुंच जाती हैं तो ये कैंसर तक कर सकती हैं। ठीक है, फिर बाद में पूछा गया स्टेट द काज फॉर डिप्लीशन ऑफ दिस गैस। इस गैस के डिप्लीट होने का कारण क्या है। अब कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर में, एसी में या फिर फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किए जाते हैं। जब वो एनवायरनमेंट में चले जाते हैं तो वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं। तो इसके साथ बेटे हमने सारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब आप मोटा मोटा समझ चुके होंगे कि ये जो क्वेश्चन पेपर था इसमें टोटल हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, इसमें 7 क्वेश्चन हमने 2 मार्क्स वाले सॉल्व किए हैं, 6 क्वेश्चन हमने 3 मार्क्स वाले सॉल्व किए हैं और 2 क्वेश्चन हमने 4 मार्क्स वाले सॉल्व किए हैं। तो इस तरीके से हमारा टोटल 40 मार्क्स का जो ये पेपर था हमने सॉल्व किया। उम्मीद है ये आपके काम आएगा। अगर आपको इसका प्रिंटेड वर्जन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसको डाउनलोड करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न्स के साथ, रिलेटिव के साथ उसको शेयर करें और इन्जॉय द लर्निंग। बेटे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।